हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये एक वैसे तो बहुत बड़ी बुक है, छपी हुई है, बायोग्राफी है, पब्लिश हो रखी है एन फ्रैंक की। उस एन फ्रैंक की जो बुक है उसकी बायोग्राफी में से ही एक छोटा सा एक पोर्शन लिया गया है जिसका आपका चैप्टर बना दिया गया है। सो एन फ्रैंक के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक रियल लाइफ बायोग्राफी है। आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा एन फ्रैंक का। तो हम पढ़ते हैं कि ये कौन थे, क्या किया इन्होंने, क्या इन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा। तो थोड़ा सा आपको आइडिया आपके इस चैप्टर से मिल जाएगा। वैसे ये बायोग्राफी काफ़ी बड़ी है, एक पूरी बुक है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एन फ्रैंक जिनका पूरा नाम जो है दैट इज़ एनलीज मेरी एन फ्रैंक, जून 1929, फरवरी मार्च 1945, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1929 एंड कब तक ये रही, मार्च 1945 तक। पूरा नाम इनका क्या था, एनलीज मेरी, जिनको हम एन फ्रैंक बोलते थे। Was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II. So ये World War II का समय चल रहा था जब जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। वहाँ पे जर्मनी में बहुत सारी लड़ाई चल रही थी। वो नीदरलैंड को ऑक्यूपाई करना चाहते थे एंड वहाँ पे एम्स्टरडैम में ये और उसकी फैमिली और फ्रेंड्स सब छुपे हुए थे। ये क्या थी, एक जूइश गर्ल थी। जूइश एक कम्युनिटी है, तो इस कम्युनिटी को बिलोंग करती थी एन फ्रैंक। तो वहाँ पे ये छुपे हुए थे जब एम्स्टरडैम में, क्योंकि वॉर चल रही थी। तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जब वो रह रहे थे तो तब उन्होंने ये बायोग्राफी लिखी थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजीज ने जब पावर में नाजीज आ चुके थे तो तब वो अपनी फैमिली के साथ एम्स्टरडैम शिफ्ट हो गई थी। बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। बट वो फंस गए थे जब नाजीज ने नीदरलैंड को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश शुरू कर दी। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. अब जब बहुत ज़्यादा जो नाजीज़ हैं उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, परसिक्यूशन मीन्स टॉर्चर करना शुरू कर दिया था जूइश लोगों को, तो जूइश लोग जो हैं वो डर के छुपना शुरू कर दिया था। तो इसी तरीके से एन फ्रैंक की फैमिली भी जो है वो 1942 में उनके फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग्स में कुछ छुपे हुए खुफिया रूम्स में वो छुप गए थे। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. सो यहाँ पे जब वो छुपे रहे 2 साल तक वो वहाँ पे छुपे रहे, अपने आप को उन्होंने बचा के रखा। बट 2 साल बाद जो है उनका पूरा का पूरा फैमिली एंड फ्रेंड्स का ग्रुप जो है उसको पकड़ लिया गया, क्योंकि किसी ने उन्हीं की कम्युनिटी में उनको धोखा दे दिया था और उनकी इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी थी। तो वहाँ पे उनको पकड़ लिया गया था एंड फिर उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप मतलब जब बंदियों को पकड़ा जाता है तो वहाँ पे उनके साथ बहुत ही टॉर्चर होता है। तो वो वाले कैंप्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन्हें रखा गया जहाँ पे जो एन है उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उन्हें टाइफस हो गया था। टाइफस एक तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर तब होती है जब लड़ाइयाँ बहुत चल रही होती हैं, वॉर्स का टाइम चल रहा होता है या बहुत ही भूखमरी का टाइम चल रहा होता है, आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो ऐसे में टाइफस हो जाता है। तो वो टाइफस की बीमारी से उनकी डेथ हो गई थी। Her father Otto the only survivor, और इसी टाइफस की बीमारी से उनकी जो सिस्टर है मार्गरेट फ्रैंक, उनकी भी डेथ हुई थी। तो पहले उनकी सिस्टर की हुई थी, फिर एन फ्रैंक की डेथ हो गई थी इसी बीमारी से। फिर उनके फादर बचे थे ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट द डायरी हैड बीन सेव्ड। तो उनके फादर ही उनकी फैमिली में ओनली सर्वाइवर बचे थे जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक। वो वापस गए जब वॉर एंड हो गई, घर अपने वापस गए एम्स्टरडैम में, तो वहाँ पे जाके उन्हें एन की लिखी हुई डायरी मिली। जैसे हम डायरी लिखते हैं, कई लोगों को आदत होती है अपने दिन का सब कुछ लिखने की, तो ऐसे ही एन भी एक डायरी लिखा करती थी। तो उनको घर पे जाके एन की डायरी मिली।
Convincing that it was a unique record, he took action to have it published in the English under the name the Diary of a Young Girl. अब वो जब उन्होंने डायरी पढ़ी तो ही वॉज वेरी कन्विंस्ड कि ये कुछ अलग ही लिखा हुआ है, और उन्होंने ठान लिया था कि वो एन की ये डायरी को ज़रूर पब्लिश करवाएंगे, एक बुक बनवाएंगे और उस बुक का नाम लिखेंगे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक for her 13th birthday and the chronicles the events of her life from June 1942 until his final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. अब जो डायरी थी वो एन फ्रैंक को कब दी गई थी? उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको उनके 13th बर्थडे पे ये डायरी गिफ्ट की गई थी, और इस डायरी में 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 के बीच में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, क्रॉनिकल मतलब जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है उनकी सब डिस्क्रिप्शन थी. ये डायरी पहले डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी, इसको फिर बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और धीरे धीरे करके ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से आने लगी. There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary. मतलब सिर्फ लोगों ने इस डायरी के ऊपर लिखी हुई बुक नहीं पढ़ी, इसके ऊपर फिल्म्स भी बनी, theatrical productions भी बनी, बहुत कुछ इसके ऊपर बना. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under the Nazi occupation. अब क्योंकि वो डायरी इतने अच्छे से लिखी गई थी कि ऐसे लग रहा था कि किसी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान ने वो डायरी लिखी है. तो ये जो डायरी है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब नाजीज रूल करने की कोशिश कर रहे थे तो वो समय कैसा चल रहा था. तो एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रीनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स. तो जो एन फ्रैंक है उनकी डायरी पढ़ने के बाद लोग उनके बारे में बहुत चर्चा करने लग गए. तो वो उन लोगों में आने लग गई जिन लोगों की डेथ हो चुकी थी बिकॉज ऑफ दी वॉर. तो ये भी उन लोगों में आने लग गई. तो इन्हीं की ये स्टोरी है जो आज हम पढ़ेंगे. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all of the things off my chest. अब ये जो डायरी उन्होंने लिखनी शुरू की थी, मैंने आपको बताया कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी 2, तब उन्होंने छुपे हुए ये डायरी लिखनी शुरू की थी जब उनके ऊपर काफ़ी अटैक्स हो रहे थे और वो छुप गए थे अपनी फैमिली के साथ. तो एन फ्रैंक ने जब ये डायरी लिखी तो उन्होंने बोला कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं लिखी और मुझे ये डायरी शायद खुद ही इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, और जब मुझे ही नहीं लग रही तो शायद किसी और को भी ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी. कोई एक 13 साल की लड़की की स्टोरीज़ में, थॉट्स में का क्यों इंटरेस्ट लेगा. ओ वेल, फिर भी कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मन कर रहा है लिखने का और मुझे सबसे ज़्यादा मन से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत फील हो रही है क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में जी रही थी उस टाइम कि उन्हें अपनी बातें किसी से कहनी थी, और किसी से कहनी थी तो वो किसी ह्यूमन की बजाय उन्होंने वो डायरी से कहना ज़्यादा बेहतर समझा. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब उन्होंने बोला, एन फ्रैंक बोलती थी कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों से. मतलब लोगों को हम कुछ बातें कहें तो शायद वो इतने अच्छे से नहीं सुने, बट पेपर से अगर हम कह दें तो वो बहुत अच्छे से सुने, इसीलिए वो डायरी लिखा करती थी. उन्होंने ये तब सोचा जब एक दिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, वो बहुत सैड भी थी, डिप्रेस थी, उनके पास कोई काम नहीं था करने को और वो सोच रही थी कि क्या घर रहें या बाहर जाएं. I finally stayed where I was brooding. तो वहीं पे रही, बाहर कहीं नहीं गई, वहीं रही जहाँ पे वो ब्रूडिंग का मतलब जब हम ऐसे
थॉट्स लेते रहते हैं जो हमें बहुत ही सैड फील करवाते हैं, बहुत ही एंग्री फील करवाते हैं। तो ऑब्वियसली वो वॉर की सिचुएशन में एक छुपी हुई थी एक जगह पे, तो वो ऐसी ही जगह थी जहाँ पे कोई इंसान खुश तो नहीं होगा, तो बहुत ही सैड फील कर रही थी। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वोंट मेक अ डिफरेंस। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, पेपर के पास तो सच में ज़्यादा पेशेंस है, तो क्यों ना मैं अपने सारे थॉट्स जो भी मेरे मन में आ रहे हैं जो डिप्रेसिंग है वो क्यों ना मैं सब कुछ इस डायरी को बता दूं, और ये डायरी मैं कभी किसी को नहीं पढ़ने को दूंगी अनलेस मुझे एक रियल फ्रेंड मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ भी कह दूं तो वैसे भी कोई पढ़ने नहीं वाला, तो क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, मेरा मन हल्का हो जाएगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब वो क्यों डायरी लिखना चाहती थी? क्योंकि पहली बात ये थी कि उनके पास फ्रेंड नहीं थे। अब ये नहीं कि वो उनके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज completely alone in the world, and I'm not. I'll have loving parents, a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. तो उन्होंने बताया कि वैसे भी कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की का कोई दोस्त नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, मेरे पास मेरी 16 साल की सिस्टर है, एंड कुछ 30 के करीब लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। सब कुछ है मेरे पास, फैमिली है, अच्छे रिश्तेदार हैं, एक अच्छा घर है। नो, on the surface I seem to have everything except my one true friend, but ये सब कुछ ऊपर दिखने में लगता है। सो एन फ्रैंक के पास एक सच्चे दोस्त की कमी थी। All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everythings. तो वो सोचती थी कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं बस अच्छा समय बिताती हूँ, मैं ऑर्डिनरी बातें करती हूँ, कोई अपनी दिल की बात नहीं करती। तो ऐसा सच्चे दोस्त की कमी है जिससे मैं सब कुछ कह सकूँ। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. मैं बहुत ज़्यादा करीबी किसी के जा नहीं पाती हूँ और दिल की बातें कह नहीं पाती हूँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In my case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. कहती हो सकता है शायद मेरे में ही प्रॉब्लम हो कि मैं दूसरों के साथ ज़्यादा खुल के नहीं बात कर पाती हूँ, शायद वो मुझे इतना अच्छा फील कराते हो बट मैं ही उनसे ना खुल पाती हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. तो कहती कि क्योंकि मैं इतने टाइम से एक अच्छे दोस्त की वेट कर रही हूँ जो कि मेरी इमेजिनेशन में ही है, तो सिर्फ मैं डायरी वैसे नहीं लिखना चाहती जैसे लोग अपने दिन का जो फैक्ट्स हैं एक डायरी में बस लिख देते हैं, तो मैं वैसे नहीं लिखना देती। मैं क्योंकि मेरी डायरी जो मेरा फ्रेंड है वो मेरी इमेजिनेशन में है, तो जो डायरी है उसको मैं अपने फ्रेंड की तरह ही मानूंगी। जैसे मैं अपने इमेजिनेशन वाले फ्रेंड से अपने दिल की बातें शेयर करती, मैं डायरी को भी अपना फ्रेंड मान के ही उससे शेयर करूंगी और उसका नाम क्या रखूंगी? किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So कहती कि क्योंकि मैं किटी को जो भी अपनी स्टोरीज बताऊंगी वो कोई समझ नहीं पाएगा जब तक मैं अपने लाइफ का पिछला जो पोर्शन है, जो ब्रीफ स्केच है अपने लाइफ का, थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी। अगर मैं सीधे ही प्लंज राइट इन मतलब सीधा ही अगर मैं लिखना शुरू कर दूंगी आज से, तो शायद मेरी बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसे ही शायद डायरी भी मेरी बातों को नहीं समझ पाएगी। तो मुझे थोड़ा सा अपना ब्रीफली स्केच बताना पड़ेगा कि मेरी लाइफ है क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो उन्होंने बताया एन फ्रैंक ने कि मेरे फादर जो कि सबसे प्यारे फादर हैं जो मैंने दुनिया में देखे हैं, उन्होंने मेरी मदर से तब शादी की जब वो 36 ईयर्स के थे एंड मेरी मदर 25.
My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany 1926. I was born on 12 June 1929. जो मेरी सिस्टर है मार्गरेट वो फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी जर्मनी में 1926 में, और वो 12 जून 1929 में पैदा हुई, यानी कि 3 साल छोटी थी अपनी सिस्टर से. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. जब तक 4 साल तक की थी एन तो वो फ्रैंकफर्ट में ही रही. उसके बाद उनके फादर जो है हॉलैंड शिफ्ट हो गए 1933 में. My mother Edith Hollenter Frank went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with her grandmother. Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. अब जो उनकी मदर है, जैसे उनके फादर हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे तो उनकी मदर जो है वो हॉलैंड चले गई थी कब, सितंबर में. एंड जो मार्गरेट और एन को भेज दिया गया उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए. फिर मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड शिफ्ट हुई और एन को फरवरी में हॉलैंड भेजा गया मार्गरेट के लिए एज अ बर्थडे प्रेजेंट की तरह. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which the time started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. At the end of year, we both were in tears as we said a heartbreaking farewell. तो जैसे ही जो एन है वो हॉलैंड पहुंची थी तो वहाँ पे उन्होंने नर्सरी स्कूल में, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन ले ली थी. वहाँ पे वो 6 साल तक की थी, तब तक वो वहाँ पे पढ़ी. फर्स्ट ग्रेड से उन्होंने स्टार्ट किया था. 6th फॉर्म में उनकी जो टीचर थी मिसेस क्यूपरस वो हेड मिस्ट्रेस थी और उनका और एन का बहुत ही ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग थी. तो जब एन ने वो स्कूल छोड़ा था तो दोनों आंसुओं में थे, दोनों टीयर्स में थे, क्योंकि उन्होंने बहुत दुखी मन से एक दूसरे को फेयरवेल दिया था. In the summer of 1941, grandma fell ill and had an operation, so my birthday passed with a little celebration. So 1941 में जब एन का बर्थडे आया तो उनकी जो ग्रैंडमा है वो बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन था, तो उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया. एंड 1942 में, 1 साल बाद, ग्रैंडमा की डेथ हो गई. No one knew how often I think of her and I still love her. This birthday celebration 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो कहती जब 1942 में उनकी डेथ हो गई तो मैं उनको तब से बहुत मिस करती हूँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ. ये कोई नहीं जानता, मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं करती. बट 1942 में जब मेरा बर्थडे मनाया गया, क्योंकि पिछले साल भी मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया था, तो 1942 में मेरा बर्थडे मनाया गया. उस बर्थडे पे ग्रैंडमा की कैंडल भी साथ में ही लगाई गई. The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present day of 20th June 1942 and solemn dedication of my diary. तो कहती जो हम चारों लोग हैं, यानी कि मेरे मम्मा पापा, मैं और मेरी सिस्टर, हम सब अच्छे हैं. और इसी तरीके से मैं आज की डेट की बात करती हूँ, दैट इज़ 20th जून 1942. मैं तब की बात करती हूँ जिसके लिए मैंने ये डायरी पूरी डेडिकेट की है. सॉल मतलब हैप्पी बात नहीं कह रही हूँ मैं, सीरियस बात कह रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये डायरी लिखनी शुरू की है. तो अब डायरी स्टार्ट होती है डियरेस्ट किटी. वो लिखती है, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will kept back. अब वो अपनी क्लास का एक इंसिडेंट नरेट कर रही है डायरी को. वो उसको बता रही है कि सारी क्लास जो है वो बूट्स अपने हिला रही है, मतलब पैर जब हम बार बार फ्लोर पे लगाते हैं तो आवाज़ें आती है. तो सारी क्लासेस में बूट्स हिला रही है क्योंकि क्लास में बड़ी एक्साइटमेंट चल रही है. आज टीचर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें पता लगेगा कि कौन सा स्टूडेंट अगली क्लास में जाएगा और कौन सा फेल होके पिछली में ही रह जाएगा. हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. जीएन एंड I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. अब क्लास में क्या चल रहा है, आधी क्लास जो है वो तो शर्त लगाने पे लगी हुई है कि कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन पिछली क्लास में रह जाएगा. एन और उसकी जो फ्रेंड होती है वो इन सब बातों पे हंस रही होती है कि जो लड़के बातें कर रहे हैं, शर्तें लगा रहे हैं. और 2 लड़के उनकी क्लास के होते हैं, CN एंड जैक. वो तो शर्त लगा लेते हैं और उस शर्त में अपनी सारी हॉलीडे की जो सेविंग्स है वो लगा देते हैं, सिर्फ इस बात पे कि कौन पास होगा और कौन फेल.
From the morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. अब सुबह से लेके रात तक यही चलता जा रहा है कि तुम पास होने वाले हो, फिर वो बोलते हैं नहीं, कोई बोलता है हाँ, तो यही चलता जा रहा है। और जो एन है वो इस चीज़ से बहुत एंग्री हो जाती है, वो चिल्लाती भी है, बट लोग जो बच्चे हैं वो शांत नहीं होते। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. अब एन एक फ़नी बात कहती है, वो कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किसको अगली क्लास में भेजना चाहिए और किसको यहीं पे रखना चाहिए, तो यहाँ पे हमारी क्लास में इतने ज़्यादा डमीज़ हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको कभी भेजना ही नहीं चाहिए आगे, उनको पिछली क्लास में ही रखना चाहिए। बट क्या करें, टीचर्स तो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, पता नहीं किसको पास कर दें। I am not so worried about my girlfriends and myself will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. अब एन कहती है कि मुझे अपनी और अपनी सहेलियों की कोई चिंता नहीं है, हम लोग तो पास हो ही जाएंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की मुझे चिंता है जो मैथ्स है। फिर कहती है एनीवे, हम कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं रिजल्ट्स का, एंड एक दूसरे को बता सकते हैं कि अपना दिल छोटा ना करो, सब बढ़िया ही होगा। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the only foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. अब एन बताती है कि वैसे मैं सभी टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा मेरा रिलेशन है, बट जैसे टोटल 9 टीचर्स हैं जिसमें 7 मेन हैं एंड 2 वुमेन हैं, बट जो मिस्टर किसिंग हैं जो कि मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं, जो बहुत ही ओल्ड फॉगी, उन्हें एन बोलती है। ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशन जो टीचर हैं, वो एन के साथ कुछ रूठे रूठे रहते हैं क्योंकि एन क्लास में बात बहुत करती है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन्ड मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, अ chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब क्लास में एन बात बहुत करती है, तो जब भी मैथ्स का लेक्चर होता है तो टीचर उन्हें बहुत गुस्सा करते हैं। तो एक दिन टीचर ने तंग आके, क्योंकि वो बहुत बार एन को वार्निंग दे चुके थे, उन्होंने तंग आके एन को बोला कि तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुमने एक एस्से लिखना है, और एस्से किस पे लिखना है, अ चैटरबॉक्स। तुम्हें पता है जो बहुत बोलता है, हम उसे बोलते हैं ना चैटरबॉक्स, बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो उसको ऐसे लिखने पे ही बोल दिया। अब एन कहती मैंने चुपचाप उसका टाइटल लिख लिया अपनी नोटबुक में और सोचा कि घर जाके देखूंगी कि क्या करना है, और उसने शांत रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उसी शाम जब एन ने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया, फिर उसको वो टाइटल दिखा एस्से का। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. अब एन सोचने लग गई, मुंह में पेन चबाते हुए वो सोचे जा रही है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या लिखें। उसने सोचा कि कोई कुछ भी अगर ऐसे ही लिखना है, हम बड़े बड़े वर्ड्स हम करते हैं ना ऐसे, जब हमें बड़ा लेंथ का ऐसे शो करना होता है, हम खुला खुला लिखते हैं, ज़्यादा स्पेसेस दे के लिखते हैं और कुछ भी लिखते हैं ताकि लेंथ लगे कि हाँ बहुत बड़ा लिखा हुआ है। तो कहती कोई भी कुछ भी ऐसे ही लिख सकता है बड़ी बड़ी स्पेसेस दे के, बट प्रॉब्लम ये है, ट्रिक ये है कि मुझे कन्विंसिंग एक आर्ग्यूमेंट लिखना है कि मैं क्यों ज़्यादा बोलती हूँ। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. अब उसने बहुत सोचा, उसको आइडिया आया, तो उसने 3 पेजेस लिख डाले उसी टाइटल पे जिस पे मिस्टर किसिंग ने उसे असाइन किया था। एंड जब मिस्टर किसिंग ने उसे पूछा, जब उसने लिख दिया और वो सेटिस्फाई थी जो भी उसने लिखा। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to कीप इट अंडर कंट्रोल। उस पूरे ऐसे में उसने ये आर्ग्यू किया कि जो बोलना है वो एक बच्चे की फितरत होती है, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। बट
that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and there's not much you can do about the inherited traits. But उसने ये भी लिखा कि इस काम को करने के लिए शायद मैं अपने आप को पूरी तरह इस चीज़ में ना ढाल पाऊँ, मैं पूरी तरह करेक्ट ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ये हैबिट मेरी मदर से मिली है. मेरी मदर भी बहुत बोलती थी, मैं भी बहुत बोलती हूँ, एंड जो हैबिट्स इनहेरिटेड होती हैं उसके बारे में आप क्या ही कर सकते हो. तो ये चीज़ पे उसने पूरा ऐसे लिख दिया. Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. जब मिस्टर किसिंग ने वो ऐसे पढ़ा तो वो बहुत ठहाके लगा के हंसे कि मैंने कैसे आर्ग्यूमेंट लिखे हैं. तो मैंने सोचा कि वो कन्विंस्ड है, बट जैसे ही मैं अगली क्लास में फिर से मैंने बोलना शुरू किया तो मिस्टर किसिंग ने मेरे को सेकंड एसे पनिशमेंट की तरह लिखने के लिए दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजेबल मीन्स समथिंग दैट कैनॉट बी करेक्टेड. मतलब इस बार उन्होंने चैटर बॉक्स ही लिखा बट आगे इनकॉरिजेबल वर्ड लगा दिया कि ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी ठीक ही नहीं होता. I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole sessions. कहती मैंने उस पर भी ऐसे लिख के दे दिया और मिस्टर किसिंग जो है वो अगले 2 whole lessons के लिए मुझे कुछ नहीं बोल पाए. However, during the 3rd lesson he had finally had enough. 3rd लेसन जब चल रहा था, क्योंकि बोलना तो मेरा चुप नहीं हुआ, तो 3rd लेसन में उनकी पेशेंस ख़त्म हो गई. उन्होंने कहा, एंड फ्रैंक, एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो उन्होंने गुस्से से बोला कि एन फ्रैंक, अब इस बार पनिशमेंट के लिए एक ऐसे लिखो जिसका नाम होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. द क्लास रोड. आई हैड टू लाफ टू. सब क्लास उसके इस टाइटल पे हंसने लग गई, उसको भी हंसी आ गई. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. कहती हालांकि अब मेरे दिमाग में जितने भी थॉट्स थे वो सब खत्म हो चुके थे जो इस चैटर बॉक्स टॉपिक पे आते थे. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. तो कहती इस बार कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ना था, इस बार मैं रिपीट नहीं कर सकती थी चीज़ें. माई फ्रेंड सेन, हु इज गुड एट पोइट्री, ऑफर्ड मी टू हेल्प राइट द एसे from beginning to end in verse, and I jumped from joy. अब कहती उसने, मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैन, जो कि बहुत अच्छी पोइट्री लिखती है, उसने मुझे हेल्प ऑफर की कि मैं तुम्हारा ऐसे लिखूंगी, शुरू से लेके अंत तक हम उन्हें एक पोइट्री में लिखेंगे, वर्स में लिखेंगे. और ये बात सुन के एन खुशी से झूम उठी. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. तो एन ने ठान लिया था कि मिस्टर किसिंग बार बार मेरा मजाक बनाना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट पे बार बार मुझे ऐसे लिखने को बोलते हैं, बट इस बार मैं मेक श्योर करूँगी कि जोक उन्हीं का बने. I finished my poem and it was beautiful. एन ने अपनी पोइम फिनिश कर ली, बहुत ही अच्छे से लिखी, वो कन्विंस्ड थी. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब उसने जो पोइम लिखी वो बेसिकली किसके बारे में लिखी कि मदर डक है एंड जो फादर स्वैन है. फादर स्वैन अपने 3 बेबी डकलिंग्स को मार देता है बाइट करके, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं. तो ये बहुत ही इमोशनल वे से उसने ये पोइम लिखी. लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे. जब मिस्टर किसिंग ने पढ़ी तो लकीली उन्होंने उसकी इस पोइम का मतलब समझा डीपली, जो एन बताना चाहती थी. तो उन्होंने ये जोक जो है वो राइट वे में लिया, उन्होंने एन की फीलिंग समझी. He narrated the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Mr. Kissing इतना कन्विंस हुए उसकी इस बात से, उसकी इस इमोशनल पोइम से, कि उन्होंने ये पोइम उसकी क्लास को तो सुनाई, अपने भी विचार बताए और क्लासेस को भी सुनाई. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing's always making joke these days. तो उसी दिन से कहती मुझे होमवर्क नहीं दिया गया एक्स्ट्रा पनिशमेंट के लिए, मुझे हमेशा बात करने दिया गया, मुझे कभी रोका नहीं गया. और इनफैक्ट मिस्टर किसिंग अब बहुत ज़्यादा जोक करना शुरू कर दिया है. मिस्टर किसिंग भी बदल गए हैं. ठीक है. सो दिस वॉज योर स्टोरी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ये नीचे लिखा भी हुआ है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ये बहुत बड़ा नॉवल है, उसके बीच में से बहुत बड़ी ऑटोबायोग्राफी है, उसके बीच में से एक छोटा सा चैप्टर
चैप्टर लिया गया है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल में। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। इसके क्वेश्चंस मैं आपको कल फॉरवर्ड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।